कुर्सी वाला सवाल जब भी किसी नेता से पूछा जा रहा, आप देखिए कितने उदार हृदय के साथ वो जवाब देते हैं, हम्बल होकर कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, मेरी कोई तमन्ना नहीं, ख्वाहिश नहीं। इसके अलावा भी कुछ कहने का विकल्प होता है क्या, खासतौर पर मौजूदा बीजेपी में? अगर कुर्सी चाहिए तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने अपनी इच्छा जाहिर की तो आपकी संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। जितने विनम्र रहेंगे, जितना पार्टी नेतृत्व को, पार्टी को, संगठन को कहेंगे कि उनकी वजह से जीते हैं, तो कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इन संभावनाओं का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस दौर में वैसे विष्णु जी कहाँ है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर सक्रिय राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी वहाँ पर ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि वहाँ 15 साल 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अब फिर से ऐसा नेता चुने कि वो एक मजबूत सरकार और रिपीट होने वाली सरकार का नेतृत्व दे सके। अच्छा, ये बताइए राकेश जी कि क्या जो भी मुख्यमंत्री जिस भी सूबे में बनेगा, उसके जरिए एक तरीके से लोकसभा का जो चुनाव उसको भी साधने का आप लोगों का प्रयास होगा? ये तो रणनीति होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही प्रारंभ कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण करना हो, मतदाताओं को बढ़ाना हो, उनके अलग अलग सम्मेलन करने हो, पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं। केवल चेहरा ही एक कारण नहीं होता है, पार्टी मुद्दे लेकर के जाती है, पार्टी संगठनात्मक ढांचे के आधार पर काम करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी तैयारियां हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी होगा, ऊर्जा भी होगी, और उस ऊर्जा उत्साह के दम पर हम फिर इस बार अब की बार 400 पार के नारे को पूरा साकार करने जा रहे हैं। ये जब नारा लगता है तो कुछ चिंता होती है आप लोगों को कि एक तरफ इतनी तैयारी चल रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है बीजेपी, और आपके यहाँ अंतरकलह ही खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है। ऐसे तो बीजेपी के अंदर भी लगातार हमने जूतों में दाल बटती देखी है, और मध्य प्रदेश के अंदर तो खास तौर पर राजस्थान में 1 सेकंड के अंदर अंदर कितने 7-7 थप्पड़ जड़े गए हैं। तो ये हम भी भूले कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं इनसे ये जरूर विनती करना चाहती हूँ कि वो 13 रुपये में शक्कर जो वादा किया था, उस तरीके से कहीं जहाँ जहाँ ये जीते हैं वो वादे झूठे तो नहीं साबित होंगे। तो ये सवाल आप पूछते रहिएगा, विपक्ष का ये काम होता है, मजबूत विपक्ष। हाँ, वो वादे जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी ना बन के रह जाए। जो वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए, और जनता ने अगर इनको वोट दिया है तो जनता का सम्मान करते हुए, क्योंकि हम तो जनता के आगे अपना शीश झुकाते हुए यही कहते हैं कि आपने जो वादे किए उनको पूरा कर दीजिए कहीं फिर। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने खूब वादे किए थे। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सवाल पूछ लेता हूँ। भूपेश बघेल जी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। हुआ क्या आखिर अचानक से? ऐसा लगा मानो कोई सुनामी आ गई हो, सब कुछ बिखर गया, तिनका तिनका बिखर गया। टीएस सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस पर तो हम पार्टी आत्मचिंतन कर रही है, मंथन करेगी कि हार के कारण क्या रहे। हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को जनता के बीच ठीक ढंग से पहुंचा पाई हो, हम कहीं ना कहीं विफल रह गए हों। लेकिन मुझे लगता है कि जीत का इतना गुमान नहीं करना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री आके ज्ञान बांटते हैं, विपक्ष को ज्ञान बांटते हैं, तो वो कर्नाटक के हार के बाद अगर आकर संसद के बाहर ये बोलते तो मुझे लगता है अच्छा होता। आकर कह रहे हैं विपक्ष को वो आतंकी संगठन कह रहे हैं, आतंकवादी संगठन का आतंकवादी का पोषक कह रहे हैं। मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री जब इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी घमंडिया बोलते हैं। मैं उस पर आता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।